हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन एईसी प्लस। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, नेटवर्क एनालिसिस का इंट्रोडक्शन क्या है, और मैंने लास्ट में आपको बोला था कि अपन स्टार्ट करेंगे कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से, एसी एनालिसिस से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एसी एनालिसिस के क्वेश्चंस को करने के लिए या इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको पहले बेसिक्स देखना पड़ेंगे, किसके, एसी के। वो भी हम अप्लाई करना सीखेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर। तो आज मैं सबसे पहले आपके सामने एक प्योर रजिस्टर ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे एक प्योर रजिस्टर के बारे में। एक प्योर रजिस्टर के ऊपर एसी सप्लाई को लगाऊंगा और चेक करूंगा कि इसका बिहेवियर किस तरीके का देखने को मिलता है। तो जैसे ही मैंने एसी सप्लाई लगाई, ये मेरा रजिस्टर है और रजिस्टर के ऊपर मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया और उस रजिस्टर में से क्या फ्लो होगा, एक करंट फ्लो होगा। अब आप बोलोगे सर करंट क्यों फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं हमारी ऑलरेडी ये क्या है, क्लोज सर्किट। और अगर बेटा ये क्लोज सर्किट है तो डेफिनेटली इसमें से क्या फ्लो होगा, करंट होगा। किसके अकॉर्डिंगली, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। अब जब ये करंट फ्लो हो गया तो जरा ध्यान से देखेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं सर, v ऑफ t को हम लिख सकते हैं Vm sin ओमेगा t। हमारी एसी सप्लाई ऑलरेडी किस नेचर की है, साइनोसॉइडल सप्लाई। तो मैंने अपने सोर्स को क्या लिख दिया, Vm sin ओमेगा t। अब आज से ध्यान रखना, जो सबसे बेसिक पार्ट है वो ये है कि जब भी साइन ओमेगा टी या साइन फंक्शन के बगल में कुछ भी लिखा होता है तो वो हमेशा उसकी कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। वो हमेशा उसकी कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या। सपोज मैं ड्रॉ करता हूं एक साइनोसॉइडल फंक्शन को, ये मेरा एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, और जैसे ही मैं साइनोसॉइडल फंक्शन को यहां पे ड्रॉ करूंगा तो इसकी जो पीक वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। तो इस वैल्यू को हम हमेशा साइन के कहां लिखते हैं, बगल में देखने को लिखते हैं। अब एक वैल्यू ये हुई और एक वैल्यू और मैं यहां पे बताना चाहूंगा। बेटा हमेशा याद रखना, किसी भी साइनोसॉइडल वेव की आरएमएस वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। मतलब क्या हो जाएगा, Vm डिवाइडेड बाय √2। अब आप बोलेंगे सर ये आपने एकदम से क्यों बताया, तो ये मेरा बताने का पीछे का रीजन ये था कि आज से दिमाग में एक चीज हमेशा बैठा लो, साइन फंक्शन के बगल वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। और एक चीज और दिमाग में हमेशा बैठा लो कि एसी सर्किट के एंटायर क्वेश्चंस को हमेशा किसमें डील किया जाता है, आरएमएस के फॉर्म में, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के फॉर्म में। क्लियर। तो यहां पे हमेशा अपन को किसके साथ डील करना है, आरएमएस वैल्यू। मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम तुरंत डिवाइड बाय √2 करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उसकी आरएमएस वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखते हैं और सर्किट की एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं अपन अपनी। तो जरा गौर से देखो, वोल्टेज आपको पता चल गया, आरएमएस वैल्यू आपको उसके बारे में पता चल गई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में आपको पता चल गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं करंट के बारे में, तो करंट क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सर I ऑफ t शुड बी इक्वल टू V ऑफ t अपॉन R। मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं सर, I ऑफ t शुड बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा t अपॉन R। इस तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब क्या लिखा जा सकता है, I ऑफ t शुड बी इक्वल टू Vm बाय R साइन ऑफ ओमेगा t, ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगेन देखो, साइन के बगल में क्या मिल गया, जो भी मिला वही उस क्वांटिटी की, वही उस पैरामीटर की क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू मतलब I ऑफ मैक्स क्या होना चाहिए, Vm बाय R। और अगर मैं आपसे बोलूं इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, मतलब I RMS क्या होना चाहिए, Vm बाय √2 इंटू R। मतलब मैक्सिमम वैल्यू में मैंने किसका डिवाइड कर दिया, √2 का, तो मुझे करंट की क्या मिल गई, आरएमएस वैल्यू मिल गई। तो अब इसके बाद आगे बढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, जरा उसको ध्यान से समझेंगे। और वो इंपॉर्टेंट टूल बेटा अपना क्या है कि कभी भी किसी साइनोसॉइडल क्वांटिटी को हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा अगर हमको कन्वर्ट करना हो किस क्वांटिटी में, पोलर क्वांटिटी में। किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी को हमको किस में कन्वर्ट करना हो, पोलर क्वांटिटी में। तो आज कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा ध्यान से देखना। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी ले लेता हूं 2 sin ओमेगा t। दूसरी क्वांटिटी में लूंगा 3 sin ऑफ ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, और इसके बाद में लूंगा 5 sin ऑफ ओमेगा t प्लस, या माइनस ले लेते हैं, माइनस ऑफ 30 डिग्री। तो ध्यान से देखना जरा, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 2 sin ओमेगा t को हमेशा सबसे पहले इसके बगल में जो लिखा है वो उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, आरएमएस के फॉर्म में। तो आरएमएस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 2 बाय √2। इसी तरीके से 3 sin ओमेगा t वाले को भी क्या कर दो, 3 बाय √2।
और 5 sin ओमेगा टी वाले को भी क्या लिख सकते हैं 5/√2 और इनके बगल में इनके लिखने पड़ते हैं एंगल। कैसे लेके आऊंगा एंगल, बोलिए। ओमेगा टी के बगल में कुछ लिखा हुआ है, कुछ उसका फेज है, कुछ नहीं है, दैट इज 0 डिग्री। यहां ओमेगा टी के साथ आगे क्या है +30, मतलब क्या लिखोगे +30 डिग्री। इसके साथ क्या है -30, तो क्या लिखेंगे -30 डिग्री। तो आज से ध्यान रखना, ये मैंने आपको क्यों बताया बेटा, इसके बताने के पहले मैंने आपको आरएमएस वैल्यू बताई और उसके रीजन क्या था कि हमेशा अपने को साइनसॉइडल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना पड़ता है उसके पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म के लिए हमको चाहिए पड़ती है उसकी आरएमएस वैल्यू और उसका एंगल, और इसी में हमेशा बेटा एसी के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन की जाती है, इसलिए हमको फाइनली इसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जरा गौर से देखो, अपन अपनी सर्किट पे चलते हैं। आपने 3 चीज सीख ली है, साइनसॉइडल सिग्नल को पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आरएमएस वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अब अपन अपनी सर्किट में वापस चलते हैं। तो जब अपन अपनी सर्किट में वापस जाएंगे तो क्या आप मुझे इसकी पोलर फॉर्म बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं। बोलिए वोल्टेज का पोलर फॉर्म क्या होगा? सर वोल्टेज का पोलर फॉर्म होगा Vm/√2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। करंट का पोलर फॉर्म क्या होगा? तो सर करंट का पोलर फॉर्म होगा Im/√2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। आप बोलोगे सर दोनों में 0 क्यों? आप देख सकते हैं बेटा ये भी साइन ओमेगा टी है और ये भी साइन ओमेगा टी है। अब इन दोनों को जरा गौर से देखो, दोनों को जरा गौर से देखना, दोनों का फेज एंगल कितना है 0, मतलब दोनों एक ही एक्सिस पे बैठे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में किसी का भी एंगल ज्यादा नहीं, किसी का भी एंगल कम नहीं है। और अगर ऐसा है तो इससे क्या समझ में आता है कि ना तो करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है ना वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है, दोनों ही काहे में सेम फेज में है। और अगर दोनों ही सेम फेज में है तो बेटा इसका फेजर डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे? फेजर डायग्राम। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने ये नाम पहले सुना है, फेजर डायग्राम। क्लियर? तो फेजर डायग्राम में अपन कैसे ड्रॉ करेंगे? ये मेरा वोल्टेज और ये मैंने क्या बना दिया? करंट बना दिया। क्या समझ में आया आपको इससे? वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। अगर इन्हें करंट ऐसा बना देता या करंट ऐसा बना देता तो वोल्टेज और करंट फिर सेम फेज में नहीं होते, और ऐसा तभी पॉसिबल होता जब इन दोनों के एंगल अलग अलग होते। क्लियर इतना पार्ट? अब जरा ध्यान से देखेंगे, आपने बेटा वोल्टेज और करंट बनाते समय करंट को पीछे बनाया, मतलब उसकी लेंथ कम बनाई, और वोल्टेज की लेंथ क्या बनाई? ज्यादा बनाई। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका ये इंटरप्रिटेशन है कि सर हमारे करंट की वैल्यू आज कम है मैग्नीट्यूड वाइज एज कंपेयर टू वोल्टेज, और करंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम क्यों है? तो सर करंट की वैल्यू इसलिए कम है क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया, सपोज क्या R की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो आप देख सकते हो, एज्यूम करो वोल्टेज को ले लो, Vm को ले लो 5 और R को ले लो कितना 2, 1 से ज्यादा, तो 5/2 कितना? 5/2 कितना? 2.5। तो 2.5 अगर यहां आ जाएगा इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए मैंने करंट को क्या बनाया? पीछे। सेम यही काम अगर मान लो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को एज्यूम कर लेता कितना? लेस देन 1। लेस देन 1 में मैं एज्यूम कर लेता हूं कितना? 0.1। तो ये क्या हो जाएगा? Vm/0.1। तो ओवरऑल Im Vm से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में अपने करंट को क्या बनाता? आगे बना लेता। तो मैंने अजम्पशन लिया है। क्या अजम्पशन लिया है? अजम्पशन ये लिया है कि मेरा R की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। दिस इज माय अजम्पशन। तो बेटा इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ? तो इतना होने के बाद आपको दिमाग में एक लाइन बैठानी है। क्या? हमेशा कैलकुलेशन आरएमएस में करनी है, फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन साइनोसॉइडल को पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकंड लाइन। और तीसरा जो इससे हमारी एनालिसिस का रिजल्ट आया वो ये कि कभी भी किसी प्योर रजिस्टर पे एसी सप्लाई लगाने पर, मतलब रजिस्टर के पास का वोल्टेज और उस वोल्टेज की वजह से फ्लो होने वाला करंट, मतलब रजिस्टर के अंदर जाने वाला करंट, दोनों हमेशा किस में होते हैं? सेम फेज में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इन रजिस्टर voltage and current both are in same phase। दोनों हमेशा किस में होते हैं? सेम फेज में, मतलब इनके बीच में किसी तरीके का लीडिंग और लैगिंग नहीं है। इतना पार्ट क्लियर? अब यही काम बेटा मैं किसके साथ करूंगा? प्योर इंडक्टर के साथ एनालिसिस करूंगा। प्योर इंडक्टर के बाद यही काम मैं किसके साथ करूंगा? प्योर कैपेसिटर के साथ, उसके साथ एनालिसिस करूंगा, और फिर इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ एनालिसिस करूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन किसके साथ? प्योर इंडक्टर के साथ। तो जरा ध्यान से देखेंगे प्योर इंडक्टर के बारे में। तो प्योर इंडक्टर के बारे में अपन ध्यान से देखेंगे जरा। तो प्योर इंडक्टर के बारे में कैसे देखेंगे अपन? तो मैंने यहां पे देखा इंडक्टर के बारे में आपको एक लाइन बता देता हूं।
इंडक्टर क्या है? इंडक्टर वो एलिमेंट है जो आपके चेंज इन करंट को क्या करता है? अपोज करता है। इंडक्टर कौन सा एलिमेंट है जो चेंज इन करंट को क्या करता है? अपोज करता है। तो मैंने यहां पे एक इंडक्टर लिया, उस इंडक्टर में मैंने कौन सी सप्लाई लगाई? एसी सप्लाई लगाई। और इंडक्टर पे एसी सप्लाई लगाने के बाद क्या फ्लो हुआ? वापस से एक करंट फ्लो हुआ। क्लियर हो गया था पार्ट? ठीक है। अब जरा ध्यान से गौर से सोचने की कोशिश करना बेटा, करंट क्यों फ्लो हुआ? अभी बताया था, क्योंकि क्या अप्लाइड है? वोल्टेज, और सर्किट कैसी है? क्लोज, तो करंट क्या होगा? फ्लो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, जरा देखेंगे, मैं वी ऑफ टी को वापस क्या लिख सकता हूं? वीएम का साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखा जा सकता है। अगेन इसके बारे में आप बता सकते हो मुझे, सर उसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी? आरएमएस वैल्यू हो जाएगी वीएम बाय रूट टू। अगेन आरएमएस वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं करंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर करंट वही होगा, अभी आपने बताया था, आई ऑफ टी क्या हो जाएगा? आई ऑफ टी हो जाएगा वी ऑफ टी अपॉन एल। यही होगा क्या करंट? तो बेटा जीवन भर याद रखना कि ये कभी भी करंट नहीं होगा, नॉट करेक्ट। ये कभी भी करंट आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये कभी भी करंट आपका? तो जरा गौर से देखो, इंडक्टर वो एलिमेंट है या उसकी जो प्रॉपर्टी इंडक्टेंस, उसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। वोल्ट अपॉन हेनरी कभी भी आपका एम्पियर नहीं होता, हमेशा वोल्ट अपॉन क्या होता है? ओम्स ही आपका क्या बन सकता है? करंट बन सकता है। तो आज आपको आपके इंडक्टर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मतलब हेनरी की क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओमिक क्वांटिटी में। और जब आप इसको ओमिक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दोगे तब हम इसको ये लिख देंगे। तो जरा गौर से देखें, आज आपके सामने एक नई टर्म का मैं इन्वेंशन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, या नई टर्म आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं, जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस नई टर्म का नाम क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस का? इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब यह है कि एक इंडक्टर को हम किस में लेके चले गए? ओमिक क्वांटिटी में, जिसका नाम मैंने क्या लिख दिया? जे ओमेगा एल। और इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? एक्स एल। इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्स एल। और इसकी यूनिट क्या होगी? हमेशा हाथ से याद रखेंगे, यूनिट इज ओम्स। इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? ओम्स। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर को सर आपने ओमिक क्वांटिटी में लेके चले गए, एक नई टर्म का आपने यहां पे नाम दिया जे। बताऊंगा अभी जे क्या होता है। ओमेगा मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियंस पर सेकेंड। और एल मतलब आप जानते हैं दैट इज इंडक्टेंस। अब आपके सामने एक वर्ड आया जे, तो बेटा जे को जरा डिफाइन करते हैं, जे क्या चीज है? जरा ध्यान से देखेंगे, ये जे क्या चीज है? मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी जिसको बोलते थे अपन आयोटा। जिसको अपन क्या बोलते थे? आयोटा। ये आयोटा छोड़िए, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा था जिसको बोलते थे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को मैं बोलता था a प्लस आई बी। क्लियर? a प्लस क्या बोलते थे? आई बी। 2 प्लस 3i। तो बस ये जो आई है इसी को आयोटा बोलते हैं। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो पार्ट होता है जिसके साथ आई एसोसिएटेड नहीं होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? उसका रियल नंबर। इसको अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और जिसके साथ आई के साथ जो टर्म एसोसिएटेड होती है इसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। और जरा गौर से देखेंगे, इसी आई को और आई एंड जे बोथ आर क्या है? सेम। आई एंड जे बोथ आर आपके क्या है? सेम। यही आई जो है उसी को अपन क्या बोलते हैं? जे। मतलब ये वही जे है, वही आई है। और इसकी वैल्यू अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसकी वैल्यू भी हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। आई और जे की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ -1, ये इसकी वैल्यू होती है। और आज से एक और चीज याद रखेंगे, जे स्क्वायर को क्या बोलेंगे? अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? -1। क्लियर? तो आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बताया और धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स इसके अंदर बताता चलूंगा एनालिसिस पर्पस से। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये लिख नहीं सकते थे, इसको कन्वर्ट करना था ओमिक क्वांटिटी में। एक नई टर्म ली हमने जिसका नाम क्या रखा? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम्स। एक्सएल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको बोलेंगे जे ओमेगा एल। क्लियर इतना पार्ट? अब देखो जरा लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर अब हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? आई ऑफ टी शुड बी इक्वल टू वी ऑफ टी अपॉन जे ओमेगा एल। बहुत बढ़िया, लिख दिया। ऊपर वाली क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं? सर ऊपर वाली क्वांटिटी को लिख सकते हैं Vm का साइन ओमेगा टी अपॉन जे ओमेगा एल। अब जैसे बेटा ये वाली टर्म आई, तुरंत अपन घबराते हैं कि अब इसको कैसे डिवाइड करूं। मतलब या तो ऊपर साइन होता, नीचे भी साइन होता। ऊपर ट्रिग्नोमेट्री है तो नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री होती, या फिर नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता। तो अब देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर से तो डिवाइड नहीं कर सकते,
लेकिन एक चीज जरूर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को पोलर फॉर्म में लेके जा सकते हैं, यह भी मैंने आपको सिखाया था। और अब मैं आपको यह सिखाता हूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कैसे पोलर फॉर्म में लेके जाते हैं। क्लियर? तो अब देखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन दो फॉर्म में पढ़ते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन दो फॉर्म में पढ़ते हैं। ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन फॉर्म। रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म जिसके अंदर आई इंट्रोड्यूस होता हो, रियल नंबर अलग दिखता हो, इमेजिनरी नंबर अलग दिखता हो, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन फॉर्म। और किसी भी इसको अपन एक फॉर्म में और कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, पोलर फॉर्म। तो जब भी अपन इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मुझे दो चीज चाहिए होती है। क्या क्या दो चीज चाहिए होती है, जरा ध्यान से देखेंगे। पहली जो चीज चाहिए मुझे पड़ती है उसको चाहिए पड़ती है मैग्नीट्यूड। पहली जो चीज मुझे चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, जरा ध्यान से देखेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। और बेटा मुझे एक चाहिए पड़ता है एंगल। एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालते हैं tan इनवर्स ऑफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो अब आप सीख गए हो, इसके बारे में मैंने अभी बताया था कैसे करते हैं, एक बार फिर बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरीके के फॉर्म होते हैं, एक होता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक होता है आपका पोलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाला, एंगल निकाला, लिखेंगे कैसे जरा वो भी देख लेते हैं। तो लिखने का तरीका कैसा हो जाएगा अपना, सर लिखने का तरीका हमारा हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ये लिखने का तरीका हो गया हमारा सिंपल सा। क्लियर? तो अब एक काम करो, इसको कन्वर्ट करो, ऊपर वाले को भी पोलर में, नीचे वाले को भी पोलर में कन्वर्ट करो। कर देते हैं सर कन्वर्ट। कैसे करेंगे कन्वर्ट, जरा ध्यान से देखेंगे। I ऑफ t शुड बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक को पोलर में कन्वर्ट करना कैसे सिखाया था, मैक्सिमम, बट मैक्सिमम नहीं लेते, क्या लेते हैं हमेशा, आरएमएस। तो क्या हो जाएगा Vm बाय रूट 2। एंगल क्या होगा बेटा, ओमेगा टी के बगल में कुछ भी नहीं लिखा है तो एंगल कितना लेंगे, 0 अपॉन, गौर से देखो जरा इसको, ये क्या लिखा है, जे ओमेगा एल। तुम इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 0 प्लस जे ओमेगा एल, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अगर 0 प्लस जे ओमेगा एल लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ में इसका एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी पार्ट ओमेगा एल अपॉन 0। यही इसका एंगल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल यही इसका एंगल होना चाहिए। इसको और सॉल्व करते हैं, बोलिए करंट क्या निकल के आएगा, सर करंट आ जाएगा Vm बाय रूट 2 एट एन एंगल ऑफ 0 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब क्या, ओमेगा एल, और tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग अपॉन 0 मतलब tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 90 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखें, tan इनवर्स इंफिनिटी अपना कितना है, 90 डिग्री। अब देखो जरा, ऊपर वाला भी पोलर में आ गया, नीचे वाला भी पोलर में आ गया, और क्या चाहिए था। अब आज से ध्यान रखना जरा, जब भी दो क्वांटिटी पोलर में आपस में या तो मल्टीप्लाई हो या तो डिवाइड हो। अभी किस कंडीशन में, डिवाइड की कंडीशन में। तो एक और कॉन्सेप्ट अपन यहां पे देखेंगे सिंपल सा। दो पोलर क्वांटिटी ले रहा हूं बेटा मैं, एक ले रहा हूं ए एंगल थीटा और उसके मल्टीप्लिकेशन में ले रहा हूं बी एंगल फाई। दोनों को मल्टीप्लाई में ले लिया, ए एंगल थीटा एंड बी एंगल फाई। दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और दोनों के एंगल को आपस में ऐड कर देना। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए बी एट एन एंगल ऑफ थीटा प्लस फाई। क्लियर? इसके बाद अगर ये हो जाए और अगर आपके सामने ए एंगल थीटा के साथ बी एंगल फाई नाम की चीज, मतलब दो पोलर क्वांटिटीज क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो उसमें क्या करना है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना, और ये जो हमारे एंगल दिख रहे हैं इन दोनों एंगल को आपस में क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। इन दोनों एंगल को आपस में क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतना क्लियर हुआ। तो जब भी दो पोलर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके एंगल ऐड हो जाते हैं, और जब भी दो पोलर क्वांटिटी आपस में डिवाइड होती है तो उनके एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद कार्टेशियन से पोलर ऐसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक क्वांटिटी काय में थी, ट्रिग्नोमेट्रिक में, और एक क्वांटिटी काय में थी, हमारी कार्टेशियन में, तो दोनों को किस में ले गए, पोलर में लेके चले गए। क्लियर इतना पार्ट? अब दोनों को डिवाइड करने के पास क्या मिलने वाला है, जरा गौर से बताइए। इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, तो सर इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा I ऑफ t शुड बी इक्वल टू Vm बाय
Vm by root 2 omega L at an angle of 0 minus 90, that means 90 degree. That means 90 degree. अब आप करंट को जरा गौर से देखो, करंट मुझे क्या मिल रहा है? Vm by root 2 omega L at an angle of minus 90 degree. सर ये क्या है? ये जो लिखा हुआ ये क्या है? तो बेटा ये पोलर में कन्वर्ट कर दिया है, और पोलर के बगल में जब भी लिखा जाता है तो जरा वोल्टेज को गौर से देखना, वोल्टेज अपना ये लिखा हुआ है, ये क्या है? आरएमएस है। मतलब जब भी पोलर में कन्वर्ट करोगे तो वो क्वांटिटी हमेशा काय में आएगी? आरएमएस में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आई आरएमएस। कितना निकल के आ गया? Vm बाय रूट 2 ओमेगा एल। आई आरएमएस आपका कितना निकल के आ गया? Vm बाय रूट 2 ओमेगा एल। क्लियर हो गया इतना पार्ट? ध्यान से देखेंगे इसको। अब इसके बाद सर ये चीज तो पिक्चर क्लियर हो गई पूरी की पूरी। अब एक काम करता हूं, इसके बाद की एनालिसिस करता हूं। कैसे एनालिसिस करूंगा इसके बाद की? वही करंट वोल्टेज वाली की जो सर आपने दिया था वो एक्चुअली में अपन कर कैसे रहे। तो जरा ध्यान से देखेंगे इसके एनालिसिस के फॉर्म में, इसके एनालिसिस को जरा गौर से देखेंगे अपन। तो इसके एनालिसिस में जरा गौर से देखेंगे, आपने करंट वोल्टेज दिया, करंट निकाल लिया। वोल्टेज किस फॉर्म में लिखा था आपने? सर वोल्टेज मैंने लिखा था V of t शुड बी इक्वल टू Vm का साइन ओमेगा t। तो बेटा एक काम करो, जरा करंट को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो जरा इस फॉर्म में ऐसे खेलते हैं इसके साथ। बोलिए करंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए फटाफट, क्या हो जाएगा? ये है आरएमएस वैल्यू, ये क्या है उसका? एंगल। तो आप मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी करंट की? तो सर करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी आरएमएस वैल्यू इनटू रूट 2। करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आरएमएस वैल्यू इनटू रूट 2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी करंट की? सर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रूट 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, तो क्या मिलेगा? Vm बाय ओमेगा L। ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करो जरा, तो वो क्या हो जाएगा? तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक में जब कन्वर्ट करने जाऊंगा तो I ऑफ t जो हो जाएगा वो हो जाएगा Im का साइन ऑफ ओमेगा t, और वो साथ में एंगल देखो कितना दिख रहा है? माइनस का 90 डिग्री। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। सर ये क्या हो गया? जब हम रजिस्टर पढ़ते थे तो जो हमारा करंट निकल के आया था वो कुछ ऐसे आया था, Im sin ओमेगा t। लेकिन जब हमने इंडक्टर पढ़ा और इसको इन दोनों को गौर से 2 मिनट तक देखते रहो, वोल्टेज है Vm sin ओमेगा t और करंट है Im sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्री। मतलब करंट और वोल्टेज का एंगल सेम नहीं है, बल्कि करंट जो है माइनस 90 डिग्री। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, और वो भी कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सर इसका फेजर डायग्राम बनाने के लिए अपन को ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये हमारा वोल्टेज दैट इज V ऑफ t और 90 डिग्री हमारा करंट दैट इज I ऑफ t। ये मैंने इसको लैगिंग कंडीशन में बना दिया। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो इंडक्टर में क्या समझ में आया एक लाइन एनालिसिस करने के बाद? एनालिसिस करने के बाद हमको यह समझ में आया कि इंडक्टर पे, प्योर इंडक्टर पे देने वाला वोल्टेज जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो हुआ जिसका नाम था I ऑफ t, और वो करंट हमेशा उस दिए हुए वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है? लैग करता है। हमेशा कितने डिग्री करेगा लैग? 90 डिग्री। किस केस में? प्योर इंडक्टर में। और प्योर रजिस्टर में हमेशा क्या करेंगे? उस वोल्टेज और उस करंट दोनों हमेशा एक दूसरे के किस में रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे। तो बेटा देखो क्या है, एनालिसिस के बाद आपको सिर्फ ये याद रखना था, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा, इन छोटे छोटे बेसिक्स पार्ट्स को। तो इस बेसिक्स पार्ट में मैं फिर चार बार एक चीज बोलूंगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले याद रखो, हमेशा एनालिसिस काय में करोगे? पोलर में। ट्रिग्नोमेट्रिक को पोलर में बनाना है तो मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं लेते, हमेशा क्या लेते हैं? आरएमएस वैल्यू। और एंगल हमेशा देख के उस अकॉर्डिंगली एंगल ले लेना। कार्टेशियन से पोलर इस तरीके से किया जाता है। दो चीज हमेशा, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा याद रखना है, दो पोलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते समय एंगल हमेशा ऐड करना, और दो पोलर क्वांटिटी को डिवाइड करते समय एंगल हमेशा सबट्रैक्ट करना। बस इन छोटे छोटे टूल्स को याद रखना है। कभी भी गलती से वोल्टेज अपॉन एल करके करंट नहीं निकालना है, वोल्टेज अपॉन ओमिक करना है। ओम्स में कब कन्वर्ट हुआ ये? जब हमने इसको बनाया इंडक्टिव रिएक्टेंस में, और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमेशा क्या होता है? जे ओमेगा एल। इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है। अब देखो इंडक्टर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि हम कैपेसिटर के साथ कैसे डील करेंगे, फर्स्ट चीज, और फिर इन्हीं कंपोनेंट्स को अपन क्या करेंगे? इंटरकनेक्ट करेंगे आपस में। क्लियर इतना पार्ट? थैंक यू।